हेलो स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है हिस्टेराइजिस करो। इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये ग्राफ होता है, हिस्टेराइजिस करो क्या होता है, ये ग्राफ होता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सी फील्ड होती है? वो फील्ड जिससे हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर को या स्टील को हम मैग्नेटाइज करते हैं, हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी को मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहा जाता है। अब जब सॉफ्ट आयरन कोर या स्टील मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में जो ग्राफ होता है उसको हिस्टेराइजिस कर्व कहा जाता है। तो वो कर्व मैंने वो ग्राफ बनाया है यहाँ पर। इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं, जैसे हिस्टेराइजिस क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है, कोर्सिविटी क्या होता है। तो इन डेफिनेशंस को हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हालांकि हमने इन डेफिनेशंस को पढ़ा है परमानेंट मैग्नेट में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी। तो देखिए, सबसे पहले हम जब परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक सॉलिनॉइड होती है, जिसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो सॉलिनॉइड्स के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर को रखा है। सॉफ्ट आयरन कोर को या स्टील को हम रखते हैं। तो स्टील को ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो कैसे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एक सॉलिनॉइड है, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है। सेल करंट को ड्रा करेगा, आई करंट को ड्रा करेगा। तो करंट जब इस सॉलिनॉइड में फ्लो करेगी, इसको इन कॉइल्स में फ्लो करेगी, तो कॉइल का एक एंड नॉर्थ बन जाएगा, जैसे एक एंड साउथ बन जाएगा और दूसरा एंड इसका नॉर्थ बन जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक पोल्स बन जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो सॉलिनॉइड्स के अंदर से मूव करती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और बाहर से नॉर्थ टू साउथ। ये बाहर मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है हमारा सॉलिनॉइड, जिस सॉलिनॉइड में हमारे पास बहुत सारी टर्न्स होती हैं। तो जब ये हमारे पास टर्न्स होती हैं, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, तो ये अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्योंकि जब पोल्स बनेंगे इसके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इन पोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही एच यहाँ पर मैंने आपको कहा, मैंने इसको इसी एच की वजह से हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर ग्राफ भी हमने बनाया है, इसी एच की वजह से हम क्या करते हैं, इस सॉफ्ट आयरन कोर को या स्टील को मैग्नेटाइज करते हैं। क्योंकि यही एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है इसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्सेस सॉफ्ट आयरन कोर या स्टील के थ्रू पास ऑन हो जाती हैं और स्टील आपका मैग्नेटाइज हो जाता है। जब वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही ग्राफ यहाँ पर हम देखेंगे। वो ग्राफ क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये ग्राफ होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ग्राफ होता है, उसी को कहा जाता है हिस्टेराइजिस कर्व। तो सबसे पहले हिस्टेराइजिस क्या होता है। हिस्टेराइजिस मीन्स इट मीन्स लैगिंग बिहाइंड ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये सिंपल में हम कहेंगे हिस्टेराइजिस क्या होता है, इसमें लैगिंग बिहाइंड होता है, पीछे रहना। इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पीछे रहती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। जैसे हम करंट पास ऑन कराएंगे सॉलिनॉइड्स के थ्रू, तो इसमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनेगी और उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से हमारा सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके बाद अगर आप करंट को ज़ीरो भी करोगे आप, इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़ीरो भी हो जाएगी। करंट ज़ीरो हो जाएगी तो एच भी ज़ीरो हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि करंट की ही वजह से मैग्नेटाइजिंग फील्ड बन रही है सॉलिनॉइड में। तो आई ज़ीरो हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगी, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़ीरो होने के बाद भी आप देखोगे, आप किस में, स्टील में या सॉफ्ट आयरन कोर में, आप देखोगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इसमें रहेगा, क्योंकि ये एक बार मैग्नेटाइज हुआ तो इसमें मैग्नेटिज्म रहता है। स्टील में काफ़ी देर तक मैग्नेटिज्म रहता है, इसीलिए स्टील जो है ये ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो इसमें देखोगे आप, हमें अगर ये जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पीछे रहती है किससे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। हालांकि अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप ज़ीरो भी करोगे आप, नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पीछे है किसके,
कंपैरिजन में, किसके वेरिएशंस के साथ साथ में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के वेरिएशंस के साथ साथ में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो लैगिंग बिहाइंड होती है, पीछे रहती है किससे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। तो इस पर डिस्कस करेंगे, अभी आपको ग्राफ में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये अभी मैं बेसिक टर्म बोल रहा हूँ मैं, तो इन्हीं में से एक टर्म आ जाती है। इसके बाद आपके पास रिटेंटिविटी आ जाती है। तो रिटेंटिविटी क्या होता है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल विच रिटेन मैग्नेटिज्म। जब भी आप एक स्टील को मैग्नेटाइज करोगे, आप जैसे स्टील को या सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज किया हमने, कैसे किया, हमने इसको एक सॉलिनॉइड के अंदर रखा, तो ये मैग्नेटाइज हुआ। जो ही ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके बाद आप करंट को ज़ीरो भी करोगे आप, अगर यहाँ पर मैं उसके बाद करंट को ज़ीरो भी करूँगा, मैं आई को ज़ीरो भी करूँगा मैं, लेकिन हमारा बी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो आप करंट ज़ीरो भी करोगे, इसका मतलब करंट ज़ीरो होने के साथ इसका मतलब ये हुआ कि आपका एच भी ज़ीरो होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी ज़ीरो जाएगी। तो लेकिन हमारा बी ज़ीरो नहीं होगा। इसका मतलब एक बार आपने मैग्नेटाइज किया, आपने स्टील को या सॉफ्ट आयरन कोर को, इसमें मैग्नेटिज्म रहता है। तो वो जो मैग्नेटिज्म रहता है काफ़ी देर तक रहता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिटेंटिविटी। तो क्लियर हुआ आपको रिटेंटिविटी क्या होता है। रिटेंटिविटी वो प्रॉपर्टी होती है एक मैग्नेटिक मटेरियल की, जब आप एक बार उसको मैग्नेटाइज करोगे आप, तो उस मैग्नेटिज्म जो है वो काफ़ी देर तक रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, रिटेंटिविटी। तो उसके बाद आती है एक और टर्म आ जाती है हमारे पास, द नेक्स्ट टर्म इज कोरसिविटी। कोरसिविटी क्या होता है, इट इज़ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है विच डिमैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या करता है, ये डिमैग्नेटाइज करता है किसको, एक मैग्नेटिक मटेरियल को। तो देखिए, अगर हमारे पास एक बार अब स्टील जो है वो मैग्नेटाइज्ड हुआ, जैसे ये स्टील है, ये मैग्नेटाइज्ड हुआ, तो स्टील अगर हमारे पास मैग्नेटाइज्ड हुआ, आपको पता है स्टील एक मटेरियल है हमारे पास, एक सब्सटेंस कहेंगे हम, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि ये जो हमारे पास हिस्टराइसिस करू जो है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही बनता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये बेस्ट मटेरियल होता है, बेस्ट मटेरियल होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। उसमें हाई रिटेंटिविटी होती है और हाई कोरसिविटी होती है। तो कोरसिविटी का मतलब ये होता है कि इट इज़ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड विच डिमैग्नेटाइज द एक्सटर्नल विच डिमैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, ये आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है। हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड से एक मटेरियल को, स्टील को मैग्नेटाइज किया, लेकिन उसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड से हम डिमैग्नेटाइज भी इसको करते हैं। कैसे करते हैं, जब हम अपोजिट में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं। क्योंकि आपने अब देखा हमारे पास जो है, जैसे स्टील मैग्नेटाइज्ड हुआ, तो स्टील में जो हमारे पास डाइपोल्स होंगे, जैसे ये स्टील है तो इसमें हमारे पास जो डाइपोल्स होंगे, जैसे ये डाइपोल्स हैं, क्योंकि आपको पता है स्टील मटेरियल या स्टील सब्सटेंस जो है वो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एटम्स। तो ग्रुपिंग ऑफ एटम्स, जैसे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, यहाँ पर ग्रुप की शेप में होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको डोमेन कहा जाता है। तो डोमेन कहा जाता है, तो ग्रुपिंग ऑफ एटम्स, उनको डोमेन कहा जाता है। तो देखिए, नेट, इससे पहले कि हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं, तो इन डाइपोल्स का नेट मैग्नेट डाइपोल जो होता है, इनका क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। नेट मैग्नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ स्टील बिफोर मैग्नेटाइजेशन से पहले स्टील का नेट मैग्नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये डाइपोल जो होते हैं ये रैंडम मोशंस में होते हैं, रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं। कोई एक डायरेक्शन में होगा, कोई दूसरी डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब इनको मैग्नेटाइज किया जाता है तो मैग्नेट डाइपोल जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया मैंने। तो सभी मैग्नेट डाइपोल जो होंगे वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन अब ये मैग्नेटाइज हुआ, अब अगर मैंने इसको डिमैग्नेटाइज करना है तो हम क्या करते हैं, हम करंट को अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। जैसे ये सॉलिनॉइड है यहाँ पर, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड ले लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड ले लेंगे, तो करंट अपोजिट में फ्लो करेगी। करंट जब अपोजिट में फ्लो करेगी तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी अपोजिट में बनेगी। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब अपोजिट में बनेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये जो डाइपोल हमारे पास अलाइन हुए थे एक डायरेक्शन में, अब क्या हो जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इनका
ये अलाइन हो जाएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में आने की कोशिश करेंगे और उनका मैग्नेटिज्म आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। लेकिन इस यहाँ पर आप देखोगे, आप कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड देते हो, आप कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड देते हो आप, जिससे हमारा स्टील एक बार अगर मैग्नेटाइज हुआ उसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए। तो जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड देते हैं, अपोजिट में जो हम देते हैं हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिससे हमारा स्टील फिर टोटली डिमैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें मैग्नेटिज्म नहीं रहता है। तो वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है जिससे हमारे पास एक स्टील डिमैग्नेटाइज हो जाता है, उसको कहा जाता है कोरस्टुटी। समझे आप? तो कोरस्टुटी क्या होती है? ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है जो क्या करता है, जो एक स्टील जब मैग्नेटाइज्ड जब मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं हम, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं अपोजिट में। समझे आप? जो यहाँ पर दिखाया मैंने, करंट को अपोजिट करो आप तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी अपोजिट में आ जाएगी। तो वो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी स्ट्रेंथ देनी पर, कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ होगी जिससे हमारा स्टील पूरा का पूरा डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो वो जो हम देंगे, हम कितनी देते हैं, वो जो वैल्यू होती है उसको क्या कहा जाता है? कोरस्टुटी कहा जाता है। तो स्टील में हाई कोरस्टुटी होती है क्योंकि स्टील एक बार मैग्नेटाइज्ड हुआ, ये परमानेंट मैग्नेट है, एक बार मैग्नेटाइज हुआ तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड देनी पड़ती है अपोजिट में, तब जाकर ये डिमैग्नेटाइज हो जाता है, तभी जाकर स्टील जो है वो बेस्ट है एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो ये मैंने कुछ टर्म्स बोली आपको मैंने, हिस्टराइसिस क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है, कोरस्टुटी क्या होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ग्राफ है, ग्राफिकली समझाएंगे आपको हम। जैसे आप यहाँ पर हम स्टील को ले लेंगे, हम स्टील को हमने मैग्नेटाइज किया, किसके ज़रिए से? स्टील को हमने एक सॉलिनॉइड के अंदर रखा हमने। तो देखोगे आप यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है। पहला हम यहाँ से शुरू करेंगे, ओरिजिन ओ से शुरू करेंगे हम। तो देखिए पहले ग्राफ में देखोगे आप यहाँ पर हमारे पास पहला ग्राफ है O to A। तो जब हम O to A जाएंगे, हम पहले हम O पर डिस्कस करेंगे हम। ये जो हमारे पास है O, तो O पोजीशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एट O पर क्या है आपका? I0 है, करंट क्या है? करंट 0 है। तो O पर करंट भी 0 है, इसका मतलब सॉलिनॉइड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। जब सॉलिनॉइड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो मैग्नेटिक पोल्स भी नहीं होंगे आपके पास। जब मैग्नेटिक पोल्स नहीं होंगे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी नहीं होगी। इसका मतलब वहाँ पर H भी 0 होगा एट O पर। इसके बाद H भी 0 होगा। अब आपको बोला जाएगा हमारा स्टील जो है वो मैग्नेटाइज्ड हुआ इस केस में कि नहीं हुआ? तो जब करंट ही नहीं फ्लो कर रही है, H ही नहीं होगा, जिससे हमारे पास ये मैग्नेटाइज हो जाएगा स्टील। जब H नहीं है तो B कहाँ से होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास नहीं होगा। इसका मतलब B भी आपका 0 होगा। तो ये आपके पास पोजीशंस कौन सी है? O की है, क्योंकि O पोजीशंस पर हमारे पास क्या है? करंट भी 0, H भी 0 होगी। जब करंट 0 होगी तो हमारे पास H भी 0 होगा और B भी 0 होगा। इसका मतलब करंट फ्लो अगर नहीं करेगी सॉलिनॉइड में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी नहीं होगी और स्टील हमारा मैग्नेटाइज भी नहीं होगा। इसके बाद दूसरी पोजीशन हमारे पास क्या है? O to A। O to A में हमारे पास क्या है? I इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम O to A, ये वाला ग्राफ फ्रॉम O to A। तो ग्राफ में देखो आप O to A कहाँ पर है? O to A, इसमें करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ने के साथ साथ आपका H भी बढ़ेगा और H बढ़ने के साथ साथ हमारा B भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है अप टू अ सैचुरेशन। तो ये जो हमारे पास क्या है? ये सैचुरेशन है। इसका मतलब मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। आप करंट बढ़ाते जाओगे आपकी H भी बढ़ता जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अप टू जब H बढ़ता जाएगा जिससे हमारे पास स्टील मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब स्टील मैग्नेटाइज हो जाएगा
इसमें मैग्नेटिक फील्ड पहले बढ़ती जाएगी, उसके बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगी। तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, जिसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप I बढ़ेगा, H भी बढ़ रहा है, H भी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर देखोगे आप B आल्सो इंक्रीजेस, B भी इंक्रीज कर रहा है अप टू सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास B की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसके बाद B की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये हुआ O2A। उसके बाद तीसरा ग्राफ हमारे पास जो है, ग्राफ में ही देखोगे आप, तो ग्राफ में देखोगे आप, फिर इसके बाद हमारे पास जो है A to B, फिर तीसरा हमारे पास है A to B। A to B में हमारे पास क्या है, करंट को जीरो किया गया, करंट जीरो हो जाएगी, H क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी जीरो हो जाएगी। आपने सॉलिनॉइड में देखना है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, लेकिन B हमारे पास जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ पर अगर ये लाइन जो हमारे पास, ग्राफ जो हमारे पास ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये ओरिजिन पर नहीं, O पर नहीं है मिल रही है लाइन, इसका मतलब अगर यहाँ पर आपकी करंट ज़ीरो हो रही है, H की वैल्यू भी ज़ीरो हुई, यहाँ पर H क्या है, ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर आपका B जो है, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं है, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो नहीं है। तो ये शो करता है, ये वाला केस जो शो करता है, यहाँ पर आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़ीरो नहीं हुई है, ये शो करता है रिटेंटिविटी को। हालांकि इस केस में आप देख रहे हो, आप यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़ीरो है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो नहीं हुई। इसका मतलब स्टील एक बार मैग्नेटाइज्ड हुआ, अब इसमें मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है, जिसको क्या कहा जाता है, रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अब है, मैग्नेटाइज्ड हुआ, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तीसरा ग्राफ है B to C। तो B to C में हम क्या करते हैं, करंट को अपोजिट में फ्लो कराएंगे, टर्मिनल सेल के चेंज करेंगे, हम करंट को अपोजिट में चलाएंगे। हम जब करंट को अपोजिट में चलाएंगे, हम I इज इन अपोजिट, I किस में है, अपोजिट में है, और I अपोजिट में, H क्या करेगा, अब इंक्रीज करेगा, H इंक्रीज करेगा, H आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। करंट जब अपोजिट में फ्लो करेगी तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी अपोजिट में बढ़ेगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब अपोजिट में बढ़ेगी तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हमारे पास जो है B जो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड B क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज टू जीरो। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे आप सिचुएशन C पॉइंट पर आपके पास B की वैल्यू क्या है, जीरो है C पॉइंट पर। इसका मतलब जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिमैग्नेटाइज्ड हो गया, पूरा का पूरा हमारे पास क्या हुआ, डिमैग्नेटाइज्ड हुआ हमारा स्टील। तो इस केस में देखोगे आप, तो CO रिप्रेजेंट करेगा कोर्सिविटी को। तो कोर्सिविटी क्या है, ये आपके पास अपोजिट में कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे दी आपने, अपोजिट में H अब अपोजिट में फ्लो कर, H अब आपके पास अपोजिट में है, तो कितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने अपोजिट में दे दी। तो CO या OC आप क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, अपोजिट में है, जहाँ पर B की वैल्यू क्या है, अब ज़ीरो है। तो यहाँ पर अब B C पोजिशन पर हमारे पास B क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पर हमारा
स्टील जो है वो पूरा का पूरा डिमैग्नेटाइज्ड हुआ। इसके बाद C2D है, फिफ्थ हमारे पास क्या है, C2D। यहाँ पर C2D में हम H फिर से इंक्रीज कर रहा है, H इंक्रीज तो कर रहा है, अब हमारे पास क्या होगा, B भी इंक्रीज करेगा, B क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में, इन अपोजिट। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, अब मैग्नेटाइज हो जाएगा हमारा स्टील, समझे आप। पहले यहाँ पर C पॉइंट पर पूरा का पूरा डिमैग्नेटाइज हुआ, जीरो हो गया, मैग्नेटिज्म जीरो, कहाँ पर, C पॉइंट पर, B इज इक्वल टू जीरो। अब C2D जब हम चलते हैं ग्राफ में, अब क्या होगा, करंट अपोजिट में फ्लो करेगी, H बढ़ेगा, H बढ़ने के साथ साथ हमारा स्टील का मैग्नेटिज्म भी बढ़ेगा, लेकिन अब कैसे बढ़ेगा, वो अपोजिट में बढ़ेगा। इसका मतलब पहले हमारे पास मैग्नेटाइज हुआ था एक डायरेक्शन में, अब मैग्नेटाइज होगा दूसरे डायरेक्शन में। पहले मैग्नेटिज्म इस डायरेक्शन में था, अब मैग्नेटिज्म, अब ये सब अपोजिट में आ जाएंगे, तो ऐसे अब अपोजिट में मैग्नेटिज्म हमारे पास डायपोल जो है वो एक डायरेक्शन, अब दूसरी डायरेक्शन ले लेंगे हम, ले लेंगे ये। तो इस केस में अब फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या होगा, B इंक्रीज होगा लेकिन अपोजिट में, तो C2D इसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद D2E, इसके बाद सिक्स्थ पोजीशन हमारे पास क्या है, D2E। तो D2E में हमारे पास क्या है, अब क्या है, अब फिर से हम करंट जीरो हो जाएगी, फिर से करंट को जीरो करेंगे, तो करंट जीरो करने के बाद आपके पास H भी जीरो हो जाएगा, H भी जीरो हो जाएगा, लेकिन B आपका जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में है, E वाली पोजीशन ये वो है जहाँ पर B की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो एक डायरेक्शन में भी आप देख रहे हो आप, यहाँ पर भी हमारे पास E जो है पोजीशन जो है ये रिटेंटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो E और B सेम पोजीशन है, ऊपर आप देख रहे हो आप यहाँ पर B, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या था, रिटेंटिविटी थी स्टील में, मटेरियल में, और E भी रिटेंटिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है, B भी रिटेंटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और E भी रिटेंटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर H जीरो है, यहाँ पर B पर भी H जीरो था, E पर भी H जीरो है, तो यहाँ पर भी आपका B जीरो नहीं था और यहाँ पर भी आपका B जीरो नहीं है। तो ये यहाँ पर भी शो करता है, किसको शो करता है, रिटेंटिविटी को शो करता है। उसके बाद जब हम कहाँ पहुँचे, हम E पर पहुँचे, तो E पर पहुँचने के बाद फिर हम E to F आ गए हम, फिर हमारे पास सेवंथ है हमारे पास E to F। जब E to F आ जाएंगे हम, तो करंट अपोजिट में आ जाएगी। अब करंट क्या है, अब अपोजिट में करंट क्या करेंगे हम, अब करंट आपके पास क्या है, क्योंकि करंट जीरो हो गई ऊपर, अब करंट क्या आ जाएगी अपोजिट में, I क्या आ जाएगी अपोजिट में, अपोजिट में फिर से अपोजिट में, और I अपोजिट में H क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, H इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा B भी इंक्रीज, हमारा B क्या करेगा, यहाँ पर B डिक्रीज करेगा टू जीरो। तो देखिए ये वो केस है, ये वाला केस देखोगे आप, E to F वाला केस कौन सा है, करंट अपोजिट में फ्लो करेगी, अपोजिट में फ्लो करेगी, अपोजिट में फ्लो करने के बाद क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मैग्नेटाइजेशन जो होगी B अब क्या हो जाएगा, आपके पास B कम होता जाएगा, और F पर हमारे पास क्या हो जाएगा, B जीरो हो जाएगा, F पर आपका B जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी OB जो है, OB देखोगे आप, OB जो है ये
कोरसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? कोरसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा? ओ बी। तो बी कौन सी पोजीशन है? बी आपके पास वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी बी पर, अपोजिट में मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी, समझे आप? कहाँ पर? एफ पर। तो एफ पर आपके पास वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी, एच की वैल्यू वो होगी जहाँ पर आपका बी जो होगा वो जीरो होगा। तो ये ओ बी जो है ये कोरसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो एफ पोजीशन पर आपका बी क्या होगा? जीरो होगा। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा है मैंने, आपका बी डिक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा कोरसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। कोरसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोरसिविटी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी ओ बी, ओ एफ जो है वो कोरसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओ एफ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोरसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये ओ एफ है। अब देखिए इसके बाद लास्ट ग्राफ आपका आ रहा है फिर से एफ टू ए, फिर वापस आ रहे हैं। 8th हमारे पास आ गया एफ टू ए। तो एफ टू ए में फिर से हमारा एच क्या होगा? इंक्रीज करेगा, एच इंक्रीज करेगा और हमारा बी भी इंक्रीज करेगा अप टू सैचुरेशन। कब तक? सैचुरेशन तक। तो देखिए हमारा एफ टू ए की बात जो है यहाँ पर देखोगे आप, आपका एच भी इंक्रीज करेगा, आपका बी भी इंक्रीज करेगा। कहाँ तक? ये वाला पोजीशन है यहाँ तक, और उसके बाद हमारा बी इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये आपका था एफ टू ए और ये आपका ग्राफ था। तो फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से आपको मैं बोलूँगा, मैं ओ टू ए रिप्रेजेंट करेगा। ओ टू ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका एच बढ़ रहा है तो हमारा बी भी बढ़ेगा, ए पर मैक्सिमम होगा। उसके बाद एच जीरो हो जाएगा, बी रिप्रेजेंट करेगा आपका एच जीरो हो जाएगा, आपका बी यहाँ पर जीरो नहीं होगा। किस केस में? जो स्मॉल बी पोजीशन हमारे पास है, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, बी जीरो नहीं होगा। इस केस में यहाँ पर एच जीरो होगा। इसके बाद बी टू सी में एच हमारे पास क्या होगा? वो बढ़ेगा लेकिन अपोजिट में, और सी पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। उसके बाद एच फिर से बढ़ेगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, समझे आप? अप टू सैचुरेशन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद एच जीरो हो जाएगा, यहाँ पर एच क्या होगा? जीरो होगा, एच जीरो हो जाएगा, ई पोजीशन पर आपका बी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर भी रिटेंटिविटी रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद एच बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, एफ पर हमारे पास क्या होगा? बी हो जाएगा जीरो, एफ पर बी जीरो होगा। और यहाँ पर अपोजिट में जो हम एच की वैल्यू होगी कितनी होगी? वो कोरसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा और ओ एफ कोरसिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर हमारे पास ये अपोजिट में हम मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहाँ पर आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी स्टील की या किसी भी मटेरियल की, वो जीरो हो जाएगी। उसके बाद एफ टू ए में हमारे पास क्या होगा? एफ टू ए में हमारे पास एच बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और हमारा बी भी बढ़ेगा। बी हुआ नेट मैग्नेटिक फील्ड, कब तक? सैचुरेशन तक। तो ये आपका ग्राफ था, कौन सा? हिस्टेरेसिस कर्व का ग्राफ था नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच में। ओके।